हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अपनी सीरीज में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 तक जो भी इम्पोर्टेंट अधिनियम आए हुए थे उनके प्रमुख प्रावधानों को देखा था। साथ ही हमने भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित यूपीएससी मेंस 2016 में जो एक प्रश्न आया हुआ था उसे हल किया था। उसके बाद की हमारी यह जो चर्चा है, हम संविधान सभा पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान सभा की कैसे मांग भारत में शुरुआत होती है, संविधान सभा की इम्पोर्टेंट समितियाँ और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। साथ ही हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, कौन कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह बनाए गए थे और उसकी डेडलाइन क्या थी। थोड़ी सा हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इसके आलोचना के जो आधार हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चूँकि यह हमारा जो आज का जो लेक्चर है इसमें एक बहुत ज़्यादा जो है सूचनात्मक है, इसलिए मैंने इसे समझाने की जगह पीपीटी में बनाना उचित समझा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भारत में संविधान सभा से जो मांग प्रारंभ की जाती है, तो 1934 में जो एम एन रॉय थे, जिन्हें भारत में साम्यवादी आंदोलन का प्रणेता के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम जो है, यहाँ पर आप देखेंगे, उन्होंने सर्वप्रथम 1934 में भारत में एक संविधान सभा की परिकल्पना की या परिकल्पना का एक विचार रखा था। उसके बाद 1935 में कांग्रेस द्वारा यह आधिकारिक इस रूप में स्वीकार कर लिया गया था कि भारत में संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की घोषणा की बात की गई थी। अर्थात भारत की संविधान सभा जब भी निर्मित की जाएगी तो उसे व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्मित किया जाएगा। हालांकि जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर व्यस्त मताधिकार के तौर पर उसका आधार नहीं था। अर्थात जो निर्वाचिका के जो सदस्य थे, विधान परिषद के जो सदस्य थे, या जो रियासतों के प्रमुख थे, उनके द्वारा नामांकित सदस्य, अर्थात आंशिक रूप से नामांकित और आंशिक रूप से निर्वाचित जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया था। 1940 में जो है अगस्त ऑफर, अर्थात कांग्रेस सरकार के द्वारा, देखिए ये तो हमारे लोगों का पक्ष था जो मांग कर रहे थे, सामने और ब्रिटिश सरकार थी। तो ब्रिटिश सरकार का 1940 में अगस्त ऑफर में आप पढ़ते हैं, अगस्त ऑफर पढ़ते हैं, वहाँ के बाद फिर आप बेबल योजना है, कैबिनेट मिशन है, और भी इम्पोर्टेंट जो अधिनियम आते हैं, सीआर प्लान है, इन सब के बारे में विस्तार से जो है आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ना होता है। वहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अन्यथा आपको उससे ये एक्ट जो इम्पोर्टेंट उस समय पर जो भी शिष्टमंडल वगैरह आए हुए थे उनको आपको याद रखना है। ये जितने भी कमीशंस वगैरह वहाँ पर उस समय पर आए हुए थे 1940 1938 से लेके 39 से लेके 1947 तक, जो बहुत ही वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन जो है हमारा बहुत ही गहन हो जाता है। उसके बाद देखिए 1942 में है स्वतंत्र संविधान सभा की बात की जाती है। चूँकि यहाँ पर मुस्लिम लीग भी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी और उसकी मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए 1942 के इस प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाता है। अंततः 1946 में जो कैबिनेट मिशन है उसके द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। इसके हम आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। देखिए, यदि हम बात करें संविधान सभा में कुल सदस्यों की, जो कि है 1900, जो अपना मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कैबिनेट मिशन है 1946 में जो आया, उसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्यों की शुरुआती जो संख्या थी टोटल 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 सदस्य जो है देसी रियासतों से चुने जाने थे। साथियों, हालांकि इसमें से जो है मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, तो उस वजह से बाद में कुछ सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। शुरुआत में रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल नहीं थे, तो भी सदस्यों की संख्या कम रहती है शुरुआती समय में। हम आगे देखेंगे उसे। अब देखिए, जो प्रांत और देसी रियासतों की जनसंख्या, जितनी भी वहाँ पर जनसंख्या थी, उनके अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। और ये जो ब्रिटिश प्रांत थे जितने भी, उनमें 3 समुदायों में लोगों का वर्गीकरण किया था, जैसे मुस्लिम, सिख और व सामान्य, अर्थात जो हिंदू, जैन, बौद्ध थे उन्हें सामान्य में रखा गया। और इसी जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पर संविधान सभा में सीटों का बंटवारा भी, प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके बाद जो प्रतिनिधियों का चुनाव था वो प्रांतीय असेंबली में उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा, अर्थात जो भी विधायिकाएँ थी, प्रांतीय जो परिषदें थी, प्रांतीय सरकारें थी एक प्रकार से, या प्रांतीय विधान परिषद थी,
उनके द्वारा जो है उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों का चुनाव किया गया था, और अपने समुदाय के सदस्यों का, जिन्हें मुस्लिम, सिख व सामान्य रूप में वर्गीकृत किया गया था, 3 समुदायों में बांटकर वर्गीकृत किया गया था। और जो रियासतों के प्रतिनिधि थे उन्हें रियासतों के प्रमुखों के द्वारा चुना गया था। और यह जो चुनाव की प्रणाली थी वह एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई थी। देखिए, आने वाले समय में जब हम चर्चा करेंगे अपनी केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे या विधान परिषद में या फिर आपकी राज्यसभा में जो सदस्यों की चुनाव किया जाता है, उसके आधार पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या सूची प्रणाली के बारे में भी, और इसकी सूची प्रणाली अलग चीज़ है, तो उन चीज़ों के बारे में भी, यह जो प्रणाली है चुनाव की, इसके बारे में हम वहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद जैसे देखिए मैंने कि यहाँ पर सदस्यों की संख्या बताई थी कि टोटल आपके यहाँ पर 389 सदस्य थे 1946 जून की स्थिति में, और 299 सदस्य जो है जून 1947 जनवरी 1950 में भारत में बची थी। अब हुआ क्या था कि जो क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल हो गए थे तो उनके सदस्यों की संख्या कम हो गई थी और वे सदस्य वहाँ चले गए थे, इसलिए फाइनल जो सदस्यों की संख्या थी वो कम हो गई थी। इसमें से अगर सीटों की बात की जाए तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अन्य जो ओबी पार्टियां थी उनको 73 सीटें मिली। जो यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वहाँ पर 73 सीटें थी। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो क्षेत्र भारत में शामिल थे और मुस्लिम लीग, मतलब जहाँ पर जो जो क्षेत्र भारत में शामिल हो गए थे उनके जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो संविधान सभा में शामिल थे। अन्य सदस्यों को 15 सीटें मिली थी और रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या 93 थी। इसके बाद अगर कार्यप्रणाली की बात की जाए तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था, क्योंकि मुस्लिम सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया था और बहुत सारे जो हमारे रियासतों के प्रतिनिधि थे वह भी शामिल नहीं हुए थे। तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और जैसा कि फ्रांस में एक प्रणाली अपनाई गई थी कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया गया था, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया गया था, और 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित जो उपाध्यक्ष थे उन्हें भी निर्वाचित किया गया था, जिसमें से एक थे आपके डॉक्टर SC मुखर्जी तथा दूसरे थे VT कृष्णामाचारी। उसकी अध्यक्षता जो है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 3 समितियां थीं उनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। जो 2 समितियां थीं उनकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी के द्वारा की गई थी। तो सरदार पटेल जी के द्वारा जिन समितियों की अध्यक्षता की गई थी उसमें प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति जो है उसकी अध्यक्षता भी सरदार पटेल जी ने की थी। ये हमारी आपकी 5 अब यहाँ पर हमारी ये 5 समितियाँ हो गई। 2 जो और इम्पोर्टेंट समितियाँ थीं, एक प्रक्रिया नियम समिति, अर्थात जिस प्रकार की प्रक्रियाएँ बनाई जाएंगी वहाँ पर संविधान सभा में जो प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित की जाएगी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और जो संचालन समिति थी उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एक समिति थी, अर्थात जिसे प्रारूप समिति के तौर पर या हम कहें एक जो संविधान का खाका था या मसौदा था उसे तैयार करने की जिम्मेदारी थी, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के जी की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया था। तो उसने यहाँ पर प्रारूप संविधान का निर्माण किया। उसके मतलब उसकी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी इन सभी समितियों में। अगर हम आगे अब देखें तो अगर हम थोड़ी सा हम यहाँ पर इसलिए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी कभी क्या होता है जैसे स्टेट सर्विस एग्जाम्स वगैरह में अगर आपको इसके ऊपर टिप्पणी लिखने को आ जाए तो आप यहाँ पर लिख के सदस्यों के कुछ नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। एक और मेंबर N गोपाला स्वामी अयंगर थी। एक और मेंबर अल्लादी कृष्ण स्वामी थे। KM मुंशी चौथे मेंबर। 5वें मेंबर के तौर पर मोहम्मद सदाउल्ला थी। और 6वें मेंबर जो थे BL मित्तर। इन्होंने बाद में अस्वस्थ होने के कारण जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है तो आप इनको देख सकते हैं, बाद में माधव राव बना दिया गया था। और DP खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी उन्हें
टी कृष्णामाचारी को सदस्य बना लिया था। तो ये याद करने वाली चीज़ है, इसे आप पढ़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रिक्स भी बना सकते हैं, या 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे बार बार अगर आप पढ़ेंगे कुछ बार। अगर हम आगे इसके बाद देखें कि संविधान सभा ने, कि अगर हम थोड़ा सा कुछ तथ्यात्मक जानकारी देखें, जिसके लिए मैंने लेक्चर इसमें बनाया हुआ है। देखिए, संविधान सभा का जो इम्पोर्टेंट फीचर था वह तो संविधान का निर्माण करना था, और साथ ही जो यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं उसमें तथ्यों में ये है कि जो कौन कौन सी चीज़ें प्रोविज़न कब अप्लाई की गई थी। जैसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे देख सकते हैं। 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी गई थी। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब देखिए, ये भले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्ट दिए हैं कि 24 जनवरी को ये हुआ था, 25 को ये हुआ था, 1956 में ये हुआ था, 52 में ये हुआ था, और फिर आपको ऐसे सिक्वेंस में लगाने को भी दिया सकता है, इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखें। तो 24 जनवरी को 3 घटनाएं, जो 3 चीज़ें अपना ली गई थी। प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा की जो इम्पोर्टेंट हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी उसको लगभग हमने पढ़ लिया है याद करने के हिसाब से। साथ ही अगर हम कुछ आलोचना की बात करें, देखिए किसी भी चीज़ की जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको यह अप्रोच डेवलप करनी है कि आप किसी भी चीज़ की आलोचना कर सकते हो। कोई कितनी भी अच्छी चीज़ हो तो भी आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, या कोई कितनी भी ख़राब चीज़ हो तो आप उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जैसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई कार्यक्रम है, तो आप उसकी एक सीमा तक आलोचना कीजिए, लेकिन आप उसे भी अच्छा दिखा सकते हैं। या किसी का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है इस तरीके से, तो आपकी जो थिंकिंग लेवल है उसको आपको इवॉल्व करना है। उसी दृष्टिकोण से मैंने आपको यहाँ पर रखा है। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था, आलोचना की बात करें कि संविधान सभा में जो है वह निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो व्यस्त मताधिकार की बात की गई थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के पहले बात की थी, तो वैसा ना अपनाकर संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था, जो प्रांतीय, देखिए अब समय बहुत सारी जटिलताएं भी थी, चुनौतियां भी थी, और आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 था, वहाँ लगभग 10% लोगों को ही मताधिकार दिया गया था। तो देखिए, जो मताधिकार दिया गया था और उनके आधार पर जो सदस्य चुने गए थे, तो वो एलिट वर्ग के लोगों ने जिन सदस्यों को चुना था वही विधान परिषदों में थी, और उन्हीं में से फिर ब्रिटिश भारत के सदस्य चुने गए। तो ज़्यादातर प्रतिनिधि थे वो समग्र जनता का, हम ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि नहीं किया। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं कि संविधान सभा जो थी एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर संप्रभुता का भी अभाव है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मामले ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिश संसद की अभी भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आने के बाद भी उनका मेल मिलाप या चुप वार्तालाप चलता रहा, या जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नहीं आया था उसके पहले ही जो कि संविधान सभा बना दी गई थी, तो कई बार आलोचक इसे संप्रभुता का अभाव भी कह देते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा समय भी लिया गया था, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसा कुछ समय बताया जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो उतना समय जो है, इतने सारे इस समय लिया गया था, तो कई बार यह भी कहा जाता है कि समय की बर्बादी थी। देखिए, आलोचनात्मक ये है, अब ऐसा नहीं है आपको कहीं लिखना है, लेकिन आपको वो दृष्टिकोण विकसित करना है। चूँकि बहुसंख्यक जो सदस्य थे वो कांग्रेस के सदस्य थे, तो कांग्रेस की जो विचार थे या कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो हम कह सकते हैं, हालांकि उस समय जो कांग्रेस थी तो वो किसी एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। कांग्रेस एक प्रकार का सागर था जिसमें सभी नदियों का आके, सभी नदियों सभी धाराओं का जल आके मिल रहा था। तो कांग्रेस उस समय एक ऐसी धारा थी, अगर वहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिणपंथी लोग भी मिल जाएंगे, वामपंथी भी मिल जाएंगे, लिबरल, सभी प्रकार के लोग कांग्रेस से मिलेंगे। तो कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस का प्रभुत्व जो है आप कह सकते हैं, और जो वैसे आलोचक थे वो तो यह भी कहते हैं एक दलीय एक पार्टी ने जो है भारत का संविधान निर्माण किया। तो वे आलोचना के दृष्टिकोण से इसको हमें कहीं ऐसे तौर पर नहीं लिखना है जहाँ पॉजिटिव बातें बताई जा रही हों। और चूंकि देखिए, ज़्यादातर जो उस समय के लोग थे वकील और राजनीतिज्ञों का कांग्रेस में दबदबा था, तो उनका प्रभुत्व था। और चूंकि बहुसंख्यक जो देश की आबादी थी हिंदू थी, तो इसलिए हिंदुओं के प्रभुत्व की बात भी आलोचना के दृष्टिकोण से कही जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये जरूरी नहीं इनको लिखा जाए, चूँकि ये किताब में भी लिखे हुए हैं लक्ष्मीकांत में, अगर आप पढ़ेंगे, और कुछ और पॉइंट भी आप बना सकते हैं, लेकिन यह कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इस पर प्रश्न पूछा जाए। तो आपको धीरे धीरे वह दृष्टिकोण विकसित करना है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ही स्पष्ट भाषा में आप लिख सकें चीज़ों को, बहुत ही सरलता और सहजता के साथ। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, और हम अपना बोर्ड वाले सिस्टम से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है, ज़्यादा सूचनात्मक चीज़ें हैं, तो हम वहाँ पर इस तरह के लेक्चर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।